Hello and welcome to our YouTube channel Leap UPSC. A very great news to our channel. One of my friends has also joined this channel and very soon he will come up with his video on geography. Whenever he will come, you will get notification. But before I start, if you like my channel and if you like the kind of knowledge I am sharing with you, then please like and share my video and also subscribe my channel. इस वीडियो में मैं इन्फ्लेशन के जो फैक्टर्स हैं उन पे बात करूंगा और ये इन्फ्लेशन सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले सीरीज में मैंने इन्फ्लेशन और उसके कुछ काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन पे बात किया। तो आइए, इन्फ्लेशन के वैसे काफी ज्यादा फैक्टर्स हैं, लेकिन इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को आप सप्लाई साइड इन्फ्लेशन कह सकते हैं। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता क्या है, ये कैसे होता है? जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से इंक्रीज हो जाती है और ये भी बहुत ही फास्टर रेट पे इंक्रीज होती है। अब ये एग्रीगेट डिमांड होती क्या है? एग्रीगेट डिमांड जो होती है इसके चार टर्म है। कंजम्पशन, दैट इज डन बाय हाउस होल्ड, जो हम लोग हाउस होल्ड करते हैं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज डन बाय कॉर्पोरेट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट टोटल जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और जो टोटल इंपोर्ट करते हैं, अगर जो टोटल इंपोर्ट को टोटल एक्सपोर्ट में माइनस कर दिया जाए तो वो हमें नेट एक्सपोर्ट मिलता है। और ये चारों टर्म में अगर किसी भी तरह से इंक्रीज होती है तो वो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करती है और जैसे ही एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को इनवाइट करती है। अब यहाँ पर और इसे जो ये चारों टर्म एग्रीगेट डिमांड, इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज और जीडीपी भी कहते हैं। तो ये इंक्रीज होती है। अब एग्रीगेट डिमांड किस कंडीशन में होती है, किस लेवल पे होती है? एग्रीगेट डिमांड जो होती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है, जहां अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की मैक्सिमम यूजेज ऑफ द रिसोर्सेज होता है, मैक्सिमम ऑप्टिमम यूजेज ऑफ द रिसोर्सेज होता है। अब इस कंडीशन में इससे ज्यादा अगर जो रिसोर्सेज यूज करना चाहती है इकोनॉमी, तो उस कंडीशन में उसे प्राइसेस इंक्रीज करने होंगे, वेजेज ऑफ द वर्कर इंक्रीज करने होंगे, तो उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है। इसे मैंने ग्राफ के तौर पर भी समझाया है। ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसे समझने के लिए समझ सकते हैं कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसमें विद द इंक्रीज ऑफ द प्राइस रियल जीडीपी भी इंक्रीज होती है और अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। आप ऐसे देख सकते हैं, ये जो ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है, ये लॉन्ग रन में होता है, इससे मैंने लिया है। और एग्रीगेट डिमांड ये E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब इस कंडीशन में ये P1 प्राइसेस है और Y1 रियल जीडीपी है। यहां मैंने रियल जीडीपी लिया और यहां वर्टिकल एक्सिस से प्राइसेस लिया। अब जैसे ही एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई ना, ये चारों जो टर्म है इसमें किसी में भी अगर इंक्रीज हुई या ओवरऑल इंक्रीज हुई तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट कर जाएगा राइटवर्ड, और जैसे ही एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी। आप देख सकते हैं प्राइसेस इंक्रीज हो गई। अब जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो अब यहाँ पर जो पहले कंडीशन में इक्विलिब्रियम थी ये शिफ्ट कर गई E2 पे। अब यहाँ पर रियल जीडीपी भी इंक्रीज हो गई, आप देख सकते हैं फ्रॉम Y1 टू Y2। तो ये कंक्लूजन हुआ कि जैसे ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन में जैसे ही एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है तो वैसे ही प्राइसेस इंक्रीज होती है और रियल जीडीपी भी इंक्रीज होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन लाते हैं। उसमें पहला फैक्टर पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन, जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो लोगों के डिमांड इंक्रीज होती है और जैसे ही डिमांड इंक्रीज होती है प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। जो लॉ है डिमांड और प्राइसेस के, जैसे डिमांड इंक्रीज हुई प्राइसेस इंक्रीज हो गई, जैसे डिमांड रिड्यूस हो गई प्राइसेस रिड्यूस हो गई। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नॉन डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम प्रोग्राम। नॉन डेवलपमेंट पार्टिकुलरली यहाँ पर लिया गया क्योंकि नॉन डेवलपमेंट में होता क्या है कि जो एसेट क्रिएट नहीं होता, जो सप्लाई वही रहता है लेकिन डिमांड बढ़ जाता है। लोगों के पास मनी आ जाती है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो सप्लाई है वो वही रहती है और जैसे डिमांड इंक्रीज होती है प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम लाइक मनरेगा, MG नरेगा, तो इसमें क्या होता है 100 दिन का जो रोजगार मिलता है, तो इसमें क्या होता है लोगों के पास इनकम आ जाती है और जैसे ही लोगों के पास इनकम आती है वो डिमांड ज्यादा कर लेते हैं और जैसे ही डिमांड इंक्रीज होती है प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। प्राइसेस इंक्रीज होने का मतलब इन्फ्लेशन हो जाता है। डायरेक्ट टैक्स रिड्यूस हो जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स रिड्यूस होता है। तो अब इसे डायरेक्ट समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स जैसे ही रिड्यूस होता है तो लोगों के जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है। इसे समझते हैं। जैसे कि पहले किसी अब डिस्पोजेबल इनकम होता क्या है, इनकम Y फॉर इनकम माइनस T, ये इस डिस्पोजेबल है। जैसे कि पहले किसी आदमी का
इनकम 100 रुपीज थी और इस पर टैक्स 20 रुपीज लग रहा था, तो 80 रुपीज डिस्पोजेबल इनकम था। अब गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स रिड्यूस कर दिया, तो इनकम तो वही है लेकिन 10 रुपीज, अब 10 रुपीज रिड्यूस कर दिया तो डिस्पोजेबल इनकम उसकी 90 हो गई। इसका मतलब डिस्पोजेबल इनकम उसकी इंक्रीज हो गई, और जैसे इनकम इंक्रीज होगी उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही डिमांड इंक्रीज हो जाएगी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी। अब इसी को हम इनडायरेक्ट टैक्स में समझते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे ही रिड्यूस होगी तो जो अब जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स को ऐसे समझते हैं जो कि कमोडिटीज वगैरह पे लगती है। एक कमोडिटीज है ए, उसकी प्राइस है 10 रुपीज, उस पर जो इनडायरेक्ट टैक्स लगती है वो है 3 रुपीज, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने इसे रिड्यूस कर दिया, उसने इनडायरेक्ट टैक्स 1 रुपीज कर दिया, तो जो ओवरऑल जो अब इस प्राइस की इस ए कमोडिटीज की जो प्राइस होगी वो क्या होगी, 7 + 1 = 8, 8 रुपीज। पहले उसे 7 + 3 लग रहा था इनडायरेक्ट टैक्स और ये 10 रुपीज थी, लेकिन अब 8 रुपीज हो गई। सपोज किसी पर्सन की इनकम 100 रुपीज है, तो पहले वो इस कॉस्ट पे कितना कमोडिटी खरीद सकता था, एक कमोडिटी 10। अब जो इनडायरेक्ट टैक्स रिड्यूस हुई उस पर अब जो कॉस्ट हुआ उस कमोडिटीज का वो 8 हो गया, रिड्यूस हो गया, तो इस कंडीशन पे कितना खरीद सकता है, 100/8। हाँ, तो अब इसमें जो अबव 10 होगा ये मोर देन 10 होगा, तो कमोडिटी की जो डिमांड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी। तो ये कंडीशन था इनडायरेक्ट टैक्स का। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अगर रिडक्शन किसी भी तरह से हुआ तो वो इनकम जो पब्लिक है वो इंक्रीज करेगी और इससे जो डिमांड इंक्रीज होगा उससे प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गई, जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गई इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो लोगों के पास ज्यादा इनकम है, और जैसे ही इनकम ज्यादा है तो वो डिमांड करेंगे और प्राइसेस हाइक होगी। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि एक इन्फ्लेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम लोग समझते हैं जैसे कि एक फिलिप्स कर्व है। वर्टिकल एक्सिस पे मैं इन्फ्लेशन रेट लेता हूं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये फ्लिप्स कर्व है और ये एल शेप में कर्व होता है। अब इसमें आप देख सकते हैं जैसे ही इन्फ्लेशन यहां पर 2% है तो अनएम्प्लॉयमेंट 4% है, और जैसे ही इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ 2% से 4% हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो गए। इसका मतलब जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होती है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाती है। तो आप यहां समझते हैं जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी। इसे मैं स्टैग्फ्लेशन जब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझाऊंगा। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर से, एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन। इसमें एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि जो रुपये की जो वैल्यू होती है वो डॉलर से वो रिड्यूस हो जाती है, तो जैसे ही ये रिड्यूस होती है तो इंपोर्ट जो है वो कॉस्टलियर हो जाता है। इंपोर्ट जैसे ही कॉस्टलियर होता है तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होते हैं जो कमोडिटीज के प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाती है। अब एक्सचेंज रेट कैसे होता है, जैसे इसे समझिए कि जैसे $1 है 70 रुपीज है। अब $1 की एक्सचेंज डेप्रिशिएट करिए, करेंसी डिप्रिशिएट करिए, 75 रुपीज हो गई। तो अब लोगों को, इंडिया के जो लोगों है, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है उसे अब ज्यादा पैसे देने होंगे वही सेम कमोडिटीज के लिए, तो जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगी। इंपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ये हो गया बजट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। इसे मैं अलग से आपको बजट डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट समझाऊंगा, लेकिन अभी इसे समझते हैं। ये जो अगर बजट डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हुई इसका मतलब ये है कि ये किसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करती है, और जैसे ही एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट होती है ये एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करती है। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। फिस्कल डेफिसिट जैसे ही गवर्नमेंट की बढ़ती है तो इससे क्या होता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट समझिए, इसमें पब्लिक की जो पब्लिक सेक्टर जो स्पेंडिंग करती है वो इंक्रीज हो जाती है,
और प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग डिक्रीज हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर का जो स्पेंडिंग है वो क्राउड आउट हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है और पब्लिक सेक्टर उसे ग्रैस्प कर लेती है। ये कैसे होता है आप समझिए। जो फिजिकल डेफिसिट को करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बोरोइंग करती है, टैक्स इंक्रीज करती है। अब जैसे ये बोरोइंग करती है और टैक्स इंक्रीज करती है, बोरोइंग करती है, तो जैसे ही बोरोइंग करेगी तो ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा डिमांड हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो जो कॉर्पोरेट्स है, जो प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग है, उनके लिए भी इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, उन्हें ज्यादा हायर लोन्स मिलेंगे, ज्यादा हायर लोन्स मिलेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट जैसे ही कम करें तो वो उससे आउट ऑफ स्पेंडिंग हो जाएंगे। तो इस कारण अगर वो इन्वेस्टमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो उसे ज्यादा लोन मिलेगा तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा कमोडिटीज के जो प्राइसेस हैं उनमें भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्राउडिंग आउट इफेक्ट करती है। दूसरा कंडीशन है टैक्स इंक्रीज कर देती है, कॉर्पोरेट टैक्स इंक्रीज कर देती है। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स इंक्रीज करती है तो कमोडिटीज के जो कॉर्पोरेट्स है वो अपनी कमोडिटीज, अब वो जो टैक्स है उसका बर्डन कमोडिटीज पे डाल देती है, कस्टमर्स पे, तो कमोडिटीज के दाम इंक्रीज कर देती है एज ए इनडायरेक्ट टैक्स। तो जैसे वो इंक्रीज करते हैं कमोडिटीज के दाम इंक्रीज होता है, कमोडिटीज के दाम इंक्रीज हो जाते हैं तो प्राइसेस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है इन्फ्लेशन को इनवाइट करती है। अब फॉरेक्स रिजर्व में कैसे होता है, जैसे कि इसमें एफपीआई भी होता है, उसके थ्रू भी फॉरेक्स रिजर्व आता है, और एफडीआई भी होता है। फॉरेक्स एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये लोग जैसे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो लोगों के डिमांड इंक्रीज हो जाते हैं, डिमांड इंक्रीज होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। दूसरा कंडीशन आरबीआई जो है जो फॉरेस्ट रिजर्व के बदले जो मनी का जो सप्लाई इकोनॉमी है वो इंक्रीज कर देती है। वो जैसे ही इंक्रीज करती है मनी सप्लाई तो डिमांड इंक्रीज हो जाता है इकोनॉमी, डिमांड इंक्रीज होने से मतलब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी। ब्लैक मनी क्या होता है, ये पैरेलल इकोनॉमी होती है। अब इसमें आरबीआई को पता ही नहीं चलता है कि कितनी ब्लैक इकोनॉमी है, कितना लोगों के पास पैसे हैं। व्हाइट मनी में तो उसे एस्टिमेट होता है कि हाँ इतने पैसे हैं और उस हिसाब से वो सप्लाई वगैरह सारा होता है, लेकिन प्रोड्यूस होता है, लेकिन ब्लैक इकोनॉमी को एस्टिमेट ही नहीं होता, लोगों के पास कितनी इनकम है पता ही नहीं चलता। तो सप्लाई तो वही रहता है लेकिन लोगों के पास पैसे ज्यादा रहते हैं तो वो डिमांड ज्यादा करने लगते हैं, तो उससे क्या जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है और वो इन्फ्लेशन आ जाता है। तो ये पूरा डिमांड पुल इन्फ्लेशन का फैक्टर था। अब समझते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मेनली कॉस्ट ऑफ वेजेस में इंक्रीज होना, रॉ मटेरियल्स में इंक्रीज होना। रॉ मटेरियल्स में इंक्रीज होना मतलब कि जो इनपुट्स है जिसे हम लोग इनपुट्स एज ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यूज करती है उसमें इंक्रीज हो गया। वर्कर्स के वेजेस में इंक्रीज हो गया, जैसे ही वर्कर्स के वेजेस में इंक्रीमेंट हो गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज हो तो कमोडिटी में इंक्रीज हो जाएगा, जो प्रोडक्शन होगी उसकी कमोडिटीज में इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई शॉक हो जाती है। सप्लाई शॉक कैसे, जैसे ही एग्रीगेट सप्लाई जो रिड्यूस होती है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। तो कॉर्पोरेट क्या करती है ना, वो प्राइसेस अपने पे नहीं लेती, वो जो प्राइसेस इंक्रीज हुई वो कस्टमर्स पे डाल देती है, उसके कंधे पे ये डाल देती है, वो बर्डन शिफ्ट कर देती है। तो एज एन इनडायरेक्ट टैक्स जो कमोडिटीज होती है उसके प्राइसेस इंक्रीज कर देती है। अब इसे भी हम लोग ग्राफ के तौर पर समझते हैं, जैसे हम लोगों ने डिमांड पुल इन्फ्लेशन में समझा था। प्राइसेस को मैंने वर्टिकल एक्सिस पे दिया है और रियल जीडीपी को एक्स एक्सिस पे। अब इसमें ये शॉर्ट रन मैकेनिज्म है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, तो इसमें मैंने शॉर्ट रन लिया है। तो एग्रीगेट डिमांड ये कर्व हुआ। अब ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम पॉइंट 1। अब इस कंडीशन में जो है रियल जीडीपी 1 है। अब जैसे ही सप्लाई रिड्यूस हो गई, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, जैसे ही सप्लाई रिड्यूस हुई तो प्राइसेस इंक्रीज हो गई, और प्राइसेस इंक्रीज हो गई तो जो रियल जीडीपी फ्रॉम Y1 टू Y2 आ गया, तो रियल जीडीपी भी डिक्रीज हो गए। तो हायर प्राइस लेवल एंड जीडीपी इज डिक्रीजिंग, और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज और अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गई। तो इसका ये सारा मैकेनिज्म। अगला जो फैक्टर है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का, मॉनसून फॉल। सपोज कि किसी मॉनसून में रिडक्शन हो गया, कम बारिश पड़ी, तो
उस कंडीशन में सप्लाई जो है उसमें रिडक्शन हो गया। सप्लाई जैसे ही रिडक्शन होगा, डिमांड तो वही है, सप्लाई जैसे ही रिडक्शन होगा प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, मतलब कि ट्रांसपोर्ट, रोड, पावर, इन सब में अगर किसी भी तरह से दिक्कत आती है, जैसे ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं है, रोड अच्छी नहीं है, पावर अच्छी नहीं है, पावर कम है, तो उस कंडीशन में सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पाती है, सप्लाई में रिडक्शन हो जाती है। जहां तक रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, रिसोर्सेज जितनी अमाउंट में इंक्रीज हो सकती है वो नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में सप्लाई शॉक हो जाता है। सप्लाई जैसे ही रिड्यूस हो जाती है प्राइसेस इंक्रीज हो जाता है। डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी आप इसे कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो रुपी जो है वो डेप्रिशिएट कर जाती है। अब जैसे ही ये डेप्रिशिएट करती है, इंपोर्ट जो होती है, इंपोर्ट कमोडिटी, जो हम लोग कमोडिटीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंपोर्ट करती है, उसमें उसके दामों में इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही उसके दामों में इंक्रीज हो जाता है तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने का मतलब कमोडिटीज के जो प्राइसेस है वो भी इंक्रीज हो जाती है। होर्डिंग्स एंड ब्लैक मार्केटिंग, बहुत कुछ लोग होर्डिंग करते हैं, लोग जो कमोडिटीज है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसे स्टॉक कर लेते हैं और उसे मार्केट्स में नहीं लाते, इससे सप्लाई रिडक्शन होती है। ब्लैक मार्केट की मार्केटिंग भी इसे कहते हैं, और उसे बाद में जो दाम है उसके अच्छे अपने अपने मन चाहा दाम पे बेचती है, तो इससे प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। वेज इंक्रीज, जो फर्म्स के वेज वर्कर्स है, अगर वो उसके जो वेज है वो अगर इंक्रीज हो जाता है तो उससे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे ही इंक्रीज होती है तो जो कमोडिटीज के दाम है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कमोडिटीज पे शिफ्ट कर देती है, उसके प्राइसेस पे। प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन, प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे कि कोई कमोडिटीज है, फर्म है, अब उसने अच्छी प्रॉफिट कमाई, अब वो फर्म का कोई कंपटीशन है नहीं, वो उसके पास वो मोनोपोली पावर है, तो वो प्राइसेस को मैनिपुलेट करेगी। अब वो चाहेगी कि हम इसी ऊंचे दाम पे, हाइयर प्राइसेस पे प्रॉफिट कमाए, तो वो अपने हिसाब से प्रॉफिट कमाएगी और हाइयर प्राइसेस अपने हिसाब से प्राइसेस इंक्रीज करेगी। और जैसे ही वो प्राइसेस इंक्रीज करेगी, ये आउट ऑफ पीपल के जो परचेजिंग पावर है उसके कैपेसिटी से बाहर हो जाएगी, और जैसे ही बाहर होगी तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा। हायर फूड प्राइसेस, हायर फूड प्राइसेस को समझिए जैसे कि ये डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है कि जैसे यहाँ के लोगों के इनकम जो होते हैं उसका ज्यादातर एक्सपेंडिचर वो फूड प्रोडक्ट्स में जाता है। फूड प्रोडक्ट्स में जाने का मतलब कि वो अगर 100 रुपीज वो इनकम है उनका, तो 70% उसका फूड प्रोडक्शन में जाता है। लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमीज में ऐसा नहीं होता, डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया है इसमें ऐसा होता है। तो ज्यादा से ज्यादा जहां कंजम्पशन उसके हो रहे हैं, तो उसमें अगर हाइक हो गया, उसके प्राइसेस में अगर हाइक हो गया ड्यू टू सप्लाई शॉक किसी भी तरह से, तो उसके इन्फ्लेशन बढ़ जाएंगे, तो जनरल प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है क्या कि जो बैकवर्ड एग्रीकल्चर है, इनसफिशिएंट स्टोरेज है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अगर बैकवर्ड एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी अच्छी इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो सप्लाई उतना क्रिएट नहीं हो पाएगा, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। फर्टिलाइजर्स अच्छे यूज नहीं हो रहे हैं तो प्रोडक्शन नहीं होगा। ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं अगर फार्मिंग में अगर लगातार यूज हो रहे हैं तो उससे सप्लाई जनरेट नहीं हो पाएगा। सप्लाई जनरेट जैसे ही नहीं होगा तो रिडक्शन अगर होगा तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी। इनसफिशिएंट स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है, तो इस कंडीशन में जो अगर सरप्लस हमें मिला भी तो हम लोग अगले साल के लिए उसे नहीं रख पाएंगे, अगर हमें हमारे पास कोई अच्छी व्यवस्था स्टोरेज की नहीं है तो इस कंडीशन में भी हम लोग वेस्ट कर देंगे जो हमारे पास सरप्लस है। तो उस कंडीशन में अगर अगले साल किसी भी तरह का डिजास्टर आ गया तो उस कंडीशन में हम लोग उसे यूज नहीं कर पाएंगे और उसमें भी सप्लाई शॉक हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में मींस कि अगर ट्रांसपोर्टेशन आपकी अच्छी नहीं है तो आप जहां पर जरूरत है वहां पर आप पहुंच नहीं पाएंगे। आप वहां पे सप्लाई जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या किसी भी चीज का वहां पर आप पहुंचा नहीं पाएंगे, और जहां जरूरत कम है वहां आप ज्यादा पहुंचा पाएंगे क्योंकि वहां पर रोड है अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है। तो उस कंडीशन में भी वहां पर प्राइसेस हाइक हो जाएगी और उससे डिमांड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ सकता है। तो ये पूरा मेरा फैक्टर्स था जो कि इन्फ्लेशन को लीड करता है। इसके अगले वीडियो में मैं इसके इफेक्ट्स बताऊंगा इन्फ्लेशन का, बट अभी के लिए इतना ही।
और wait for our next video and thank you.